Class 13, Chapter Immunity. This lecture will cover Adhikon Board Send MDCAT and KPK. चैप्टर नंबर 13 है सिंध टेक्स्ट बुक का इम्यूनिटी। इम्यूनिटी का हमारे इस चैप्टर के अंदर इम्यूनिटी का मतलब ये होता है हमारी बॉडी के अंदर कुछ डिफेंसिव सिस्टम्स होते हैं जो हमारी बॉडी को अगेंस्ट पैथोजेंस की रेजिस्टेंस करते हैं, उनको रुकावट प्रोवाइड करते हैं। तो उन सिस्टम्स को रोकने का जो प्रोसेस होता है उसे हम इम्यूनिटी कहते हैं। इम्यूनिटी हमारे स्किन्स में भी होती है क्योंकि हमारा बॉडी जो है, हमारी जो स्किन है वो अल्ट्रा वायलेट रेजेस, आईआर रेडिएशंस और ना जाने कितने किस्म की रेडिएशंस से हमारा जो स्किन है वो पास आउट होती है। तो हमारी स्किन भी अपने आप को उसके हिसाब से रखती है, इसलिए वो एक इम्यूनिटी, हमारी स्किन भी एक इम्यूनिटी ऑर्गन है। ठीक है, अच्छा जी। अब इम्यूनिटी के अंदर हम ये चीज़ें पढ़ेंगे कि हमारी बॉडी को कौन कौन सी चीज़ें रुकावट प्रोड्यूस करेंगे, कौन कौन सी चीज़ें हमारी बॉडी के अंदर पैथोजेंस का मतलब होता है जैसे बैक्टीरिया, वायरस, इन दोनों चीज़ों के अगेंस्ट हमारी बॉडी क्या डिफेंस सिस्टम अप्लाई करता है, उस सिस्टम को हम कहते हैं इम्यूनिटी। अब देखो, नो मैटर्स हाउ मच हाइजीन वन कीप्स। हाइजीन का वर्ड का मतलब है हेल्दी। कोई मैटर्स नहीं करता कि तुम कितने हेल्दी हो, तुम कितने स्मार्ट हो, कि तुम कितने मोटे हो, तुम कितने बदसूरत हो, कुछ मैटर्स नहीं करता। हाँ, अगर मैटर्स करता है तो वो ये है कि तुम्हारी बॉडी के अंदर जो है ना पैथोजन घुस सकता है। तुम कुछ भी कर लो, तुम्हारी बॉडी के अंदर पैथोजन घुस जाएगा। अच्छा, अब हम देखते हैं कि क्या क्या चीज़ होती है। देखो, आवर बॉडी इज़ ऑलवेज एक्सपोज टू पैथोजेनिक ऑर्गेनिजम्स। हमारी बॉडी हमेशा पैथोजेनिक ऑर्गेनिजम्स को एक्सपोज करती है। एक्सपोज का मतलब ये होता है कि वो सराउंडेड है, ठीक है, उससे एक्सपोज। जैसे सनलाइट हमारी बॉडी से एक्सपोज होती है, हम सनलाइट से एक्सपोज होते हैं, यानी कि हमारे सिस्टम के अंदर है ये चीज़ें। ठीक है, सच एज वायरसेस, बैक्टीरियाज। वायरस और बैक्टीरिया ये दोनों चीज़ें जो हैं पैथोजेंस हैं, और पैथोजेंस का काम ये होता है कि हमारी बॉडी को इन्फेक्शन प्रोड्यूस करना, हमारी बॉडी को अलग अलग टेक्निक से हमारी बॉडी को नुकसान देना, हार्म करना। दे आर प्रेजेंट एवरीवेयर एंड हैव देयर ओन यूनिक वे टू इन्फेक्ट आवर बॉडी। देखो, जैसे जैसे मैंने बताया कि नया नया टेक्निक, नया नया तरीका, नए नए पहतावे। जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल ये एक कोविड था हमारी ज़िंदगी में, कुछ 2020 के अंदर कोविड-19 आया। कोविड-19 ने क्या किया था, हमारी बॉडी के अंदर जो हमारा इम्यून सिस्टम को उसने पूरा डिस्ट्रॉय किया। किस तरह क्या? देखो, मैंने यही बात बोली ना कि वो एक्सपोज तो होते हैं और ये इनका अंदर आना मैटर नहीं करता कि यानी कि किस तरह, ये कोई भी नहीं बता सके कहाँ से आए। हाँ, लेकिन ये चीज़ आप बता सकते हो कि कोविड-19 ने अपने क्या क्या, यानी कि उसने कौन कौन से हार्मोन्स, कौन कौन से केमिकल्स रिलीज़ किए, आप उनको कंट्रोल कर सकते हो। जब भी जो है हमने प्रिकॉशंस आप बताते हो उनको मद्देनज़र रखते हुए। ठीक है, अच्छा जी। दे आर प्रेजेंट एवरीवेयर एंड हैव द वन ऑफ द यूनिक टेक्निक्स द वे टू इन्फेक्ट अवर बॉडी। नया नया तरीका होता है, नए नए टेक्निक्स होते हैं जिससे आपकी बॉडी जो है इन्फेक्टेड होगी, और यानी कि आप नहीं रोक सकते। इट्स अ मैटर ऑफ अ कॉमन ऑब्जर्वेशन। एक कॉमन ऑब्जर्वेशन की गई थी कि डेट सम टाइम वी फील्स एबनॉर्मेलिटी और डिस्टर्बेंस इन आवर नॉर्मल सिस्टम। हम कभी कभी, जैसे कि हम आम जिंदगी के अंदर कभी कभी ऐसा होता है कि यार अचानक से यार बुखार हो गया। अच्छा, आपको बुखार हो गया, ठीक है भाई, आपने क्या किया, अगले दिन उठे, आप डॉक्टर के पास, अपने जो भी आपका फिजिशियन है, आपने उसको बोला कि जो है आप भाई मुझे कल जाना है, ये वो आपने सोच लिया कि भाई आप जाओगे आप। लेकिन क्या होता है, कभी कभी ऐसा होता है कि रात को हो गया और आपने सुबह जो है आप खुद ब खुद ठीक हो जाए। ये कैसा मेरिकल है? अब यही बात इसने यहाँ पे बोली गई है। द कॉमन ऑब्जर्वेशन इज़ दैट सम टाइम वी फील एबनॉर्मेलिटी। हम कभी कभार कुछ हमारे जिस्म में कुछ गड़बड़ी कुछ होती है या कुछ डिस्टर्बेंस होती है इन आवर नॉर्मल सिस्टम। हमारा जो आम रूटीन के अंदर कोई डिस्टर्बेंस वगैरह या कुछ एबनॉर्मलिटी बिहेवियर हो जाता है।
सेल्स का, जैसे कि अगर फीवर वगैरह हो गया या कफ वगैरह हो गया, स्नीजिंग वगैरह हो गई, वो सारी चीज़ें। इनिशियली वी यूज टू बेयर एंड प्लांट्स टू विजिट सम फिजिशियंस। तो हम क्या करते हैं, कहते हैं कि चलो यार कल सुबह जो है ना उठ के फिजिशियंस के पास जाएंगे इन इवनिंग, ठीक है, इवनिंग के वक्त। लेटर ऑन वी कंप्लेन डैट इज़ रिजॉल्व, हमारी जो कंप्लेन होती है वो ख़त्म हो जाती है। अरे ये कैसे, कंप्लेन हमारी कैसे रिजॉल्व हो गई ऑटोमेटिकली, एंड वी हैव फॉरगॉट डैट रॉन्ग व्हाट्स रॉन्ग अर्ली मॉर्निंग वॉज, हमारे साथ पिछली मॉर्निंग क्या हुआ था। दिस मेरेकल हैपेंस ड्यू टू द इम्यूनिटी ऑफ आवर बॉडी, ये मेरेकल जो हुआ था ये हमारी किस चीज़ ने किया, हमारी बॉडी के इम्यूनिटी ने ये सिस्टम किया था। विच में बी डिफाइन एज, हमारी बॉडी का इम्यूनिटी क्या डिफाइन करता है, द रेजिस्टेंस ऑफ आवर बॉडी, हमारी बॉडी के अंदर रुकावट, रेजिस्टेंस अगेंस्ट पैथोजेनिक एंड लिविंग थिंग्स एंड organisms. Due to the immunity, we not only check the entry of the pathogen in our body, हम सिर्फ पैथोजन की एंट्री को नहीं देख सकते। यही बात मैंने बोली थी ना कि देखो ये पूरा एक ह्यूमन, ये एक इंसान है, इसके मुंह से चले जाए, इसके जिस्म से चले जाए, इसकी टांगों से चले जाए, इसके हाथों से चले जाए, बाजू से चले जाए, कहीं से भी चले जाए पैथोजन, आप नहीं बता सकते। हाँ, लेकिन आप क्या बता सकते हो कि उसने कौन सा टॉक्सिन रिलीज़ किया है, कौन सी जम्स रिलीज़ किए, फिर आप उसके अकॉर्डिंगली आप अपनी ऑब्जर्वेशन देते हैं डॉक्टर्स, ठीक है, फिजिशियंस अपने वो देते हैं, ऑब्जर्वेशंस वगैरह देते हैं कि भाई आप टॉवल अपने से, आप अपना प्राइवेट टॉवल इस्तेमाल करें, जो भी है एक्सेट्रा। हाउएवर इट्स नॉट द एंड ऑफ द डिफेंस, देखो सिर्फ यहाँ पर चीज़ों का डिफेंस नहीं होता। वी डू चेक एंड डिस्ट्रॉय आवर ओन एबनॉर्मल सेल एज वेल एज द फॉरेन सेल इन आवर बॉडी। तो देखो ये इतनी आसान नहीं होती, यानी कि इतनी एक जगह पे ये चीज़ें बंद नहीं हो जाती। होता ये है कि हमारे जो बॉडी के सेल्स जो होते हैं, जो डिस्ट्रॉय वगैरह होते हैं, यानी कि जो एबनॉर्मल फंक्शन करते हैं, वो एबनॉर्मल इम्यूनिटी के बस थ्रू एक स्टॉप प्रोसेस होता है जो इनको बढ़ने नहीं देता, ठीक है, बोलते हैं डायरेक्ट भाई अपनी औकात पे आ जाओ। द इम्यूनिटी इज़ कन्फर्ड टू द एनिमल थ्रू द एक्टिविटी ऑफ द इम्यून सिस्टम। इम्यूनिटी जो है तो होता ये है कि जब एक सेल है जो जिसके फॉर एग्जांपल ये 80 इसके पास बैक्टीरिया हैं, ये आपकी बॉडी के अंदर जो है ना, ये आपकी देखो ये बॉडी है, ये आपकी बॉडी के अंदर जो है ना ये ऐसे घुस गया, ठीक है, आपकी बॉडी के अंदर, ये इंसान की बॉडी के अंदर ये घुस गया। अब देखो आपकी बॉडी के पास जो थे, जो आपकी बॉडी इस 80 सेल से जो लड़ रहे थे, आपके पास जो एंटीबॉडीज थी वो थी 40 आपके पास थे, ठीक है, 40 थे। आपका इम्यून सिस्टम हो गया फेल। यहाँ पे डॉक्टर आपको प्रिस्क्राइब करते हैं कि यार आप एक काम करो, आपको हम एंटीबायोटिक दे रहे हैं। एंटीबायोटिक ने क्या किया, आपके इन 40 की तादाद कर दी 100, 40 की तादाद क्या कर दी आपके 100। अब क्या होगा, आपकी जो इम्यूनिटी होगी वो डेवलप हो गई है और आपका सिस्टम ने इस 80 को कर दिया रिजेक्ट के चलो भाई अब तुम ख़त्म हो गए हो। अब मैं आगे ही बताऊंगा कि ये किस तरह जो है वो चीज़ें हमारे कहाँ कहाँ होती हैं वो भी बताएंगे, ठीक है। अच्छा जी, अब यहाँ से देखो नेट समझ में आ गया। एडेप्टिव के अंदर जब आ जाते हो तो क्या होता है, एडेप्टिव के अंदर क्या होता है कि जो बॉडी होती है वो इसको अब जान चुकी है, ठीक है। अब इसके लिए ये अननोन स्पेसिफिक बॉडी नहीं है, इसके लिए जो है एक स्पेसिफिक, यानी कि ये जान चुका है अब इसके लिए, ठीक है। हमेशा जो है वो जो है वो इस तरह बनता है ना, ठीक है। अच्छा जी, अब क्या होता है एडेप्टिव के अंदर जो है ना वो इसको जान के, इसने पहचान के, इसने कहा चल भाई ये आया, चल भाई इसके लिए जो है ना 80 है ना, चल भाई मैंने 100 पहले से ही बना लिए, चलो भाई आप आए और आप ख़त्म हो गए, मर गए ये, ठीक है। ये आपका एडेप्टिव इम्यून सिस्टम काम करता है। इनेट के अंदर आप पढ़ते हैं, इट इज़ अ पार्ट ऑफ आवर इम्यून सिस्टम, हमारे इम्यून सिस्टम का ये एक हिस्सा है, ये एक पार्ट है विच प्रोवाइड अस आ नेचुरली इम्यूनिटी, हमें क्या प्रोवाइड करते हैं, नेचुरली इम्यूनिटी। इट इज़ नॉन स्पेसिफिक
टाइप एज इट अगेंस्ट द पैथोजेनिक ऑर्गेनिज्म विच ट्राई टू इंटर आवर बॉडी, जो हमारी बॉडी के अंदर इंटर होते हैं। और कैसे होते हैं ये? नॉन स्पेसिफिक, यानी कि स्पेसिफिक नहीं होते। अभी तो भाई अननोन बंदा है ना, यानी कि नोन थोड़ी ना है, नोन तो एडेप्टिव में होगा, अननोन है ना। तो ये क्या होता है, हमारे चलो बॉडी के अंदर घुसने की कोशिश करते हैं। मैंने यहाँ पे बताया था ना किस तरह करेंगे, अलग अलग टेक्निक्स, अलग अलग तरीके, अलग अलग चीज़ों को इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। टाइप एज इट अगेंस्ट एनी पैथोजेनिक organisms which try to enter our body, it consists of two line defense system। एक होते, दो लाइन के इसके डिफेंस सिस्टम होते हैं, यानी कि तुम्हारी बॉडी को बीमार करने के लिए ना एक ये पैथोजन वो 3 लेयर से गुजरता है, यानी कि 3 चीज़ों से, 3 स्टेजेस से गुजरते हैं। एक होता है फर्स्ट लेयर, एक होती है सेकंड लेयर, एक होती है थर्ड लेयर। देखो फर्स्ट लेयर जो होती है वो बड़ा प्यारा इस टेबल सिन बोर्ड के अंदर एक टेबल दिया हुआ है कि फर्स्ट लाइन डिफेंस के अंदर क्या होता है, जो आपके फिजिकल बैरियर्स है ना, जैसे कि स्किन हो गई, म्यूकस मेम्ब्रेन हो गई और सिलिकेटेड एपिथेलियम हो गई। ये तीनों का बताऊंगा, बड़े डिटेल में बताऊंगा, बड़े प्यारे अंदाज में बताऊंगा, ठीक है। अब बायोकेमिकल बैरियर्स क्या होते हैं? स्लाइवा, थूक, आपका म्यूकस, ठीक है। म्यूकस वैसे एक ऐसा जेल होता है जो आपकी बॉडी, जो यानी कि पैथोजेंस को जो है ना पकड़ लेता है, लाइक जो है ना उनको अपने पास रोक लेता है, ठीक है। HCl जो है वो गैस्ट्रिक जूस से, जो आपके गैस्ट्रिक जूस होते हैं उससे आपका जो है HCl रिलीज़ होता है, और ठीक है। अब सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस के अंदर क्या होते हैं? फैगोसाइटोसिस, एन के सेल्स भी कहते हैं, और एन के स्टैंड फॉर नेचुरल किलर सेल्स, ठीक है। इन्फ्लेमेशन होती है, एंटी माइक्रोबियल होते हैं सेल्स, और प्रोटीन होती है, और फीवर्स भी हो जाता है, ठीक है। अच्छा जी, और ये थर्ड लाइन के अंदर सेल मेडिटेशन होती है, इम्यूनिटी होती है, एंटीबॉडी मेडिटेशन एंटीबॉडी मेडिएटेड इम्यूनिटी होती है, और B&T टाइप से सेल होते हैं। अब इसको बड़े प्यार और डिटेल से समझेंगे। अच्छा जी, तो हम स्टार्ट कर रहे हैं फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस। फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस जैसे हमने पहले पढ़ा कि हमारी बॉडी के अंदर 3 लाइंस ऑफ डिफेंस सिस्टम है। पहला होता है, पहला और दूसरा इनेट डिफेंस सिस्टम, इम्यून सिस्टम डिफेंस सिस्टम में आता है, और थर्ड जो है वो एडेप्टिव डिफेंस सिस्टम में आता है। अच्छा जी, Our first line defense is considered to be a non-specific in nature। जैसे मैंने बताया कि नॉन स्पेसिफिक इन नेचर है। नॉन स्पेसिफिक इन नेचर का मतलब क्या हुआ कि ऐसी चीज़ जिसको आप अभी आपको उसके बारे में नहीं पता, यानी कि अननोन है, ठीक है। सिंस इन इट, अच्छा ठीक है, सिंस इट प्रिवेंट्स द एंट्री ऑफ ऑल काइंड्स ऑफ पैथोजेंस इनटू आवर बॉडी, हमारी बॉडी के अंदर हर तरह के पैथोजेंस आ जाते हैं, ठीक है। इट इज़ द मैनिफेस्ट ऑफ फिजिकल एज वेल एज बायोकेमिकल बैरियर। ये जो है ये मैनिफेस्ट है, जैसे कि ये फिजिकल और ये बायोकेमिकल बैरियर दोनों में काउंट होता है। द फिजिकल बैरियर एज अ समराइज इन टेबल नंबर 13.1 जो हमने बताया था मैंने कि देखो स्किन, म्यूकस और म्यूकस मेम्ब्रेन एंड म्यूकस और गैस्ट्रिक जूस जो हमारा HCl रिलीज़ करता है एक्सेट्रा। एक बुक ने ये चीज़ें दी हुई हैं, ठीक है। लेट डिस्कस द स्ट्रक्चर एंड द रोल ऑफ प्रोटेक्शन वन बाय वन। अब हम इसका जो है ना 1 by 1 रोल पढ़ते हैं। देखो यहाँ तक सिर्फ और सिर्फ इंट्रोडक्शन ही था तुम्हारा, अब यहाँ से जो है ना चीज़ें स्टार्ट हुई हैं, ठीक है। स्किन इज़ द स्ट्रक्चर एंड द रोल ऑफ इम्यून सिस्टम। हमारी स्किन जो है हमारी बॉडी के अंदर क्या रोल अदा करती है इम्यून सिस्टम के अंदर, अब हम इसके बारे में पढ़ेंगे। द स्किन इज़ वन ऑफ द लार्ज ऑर्गन ऑफ आवर बॉडी। हमारी स्किन जो है हमारी बॉडी का एक वन ऑफ द लार्ज ऑर्गन है, ठीक है। बीइंग कंसिस्ट ऑफ 1.8 मीटर स्क्वायर। कितना मीटर स्क्वायर है? 1.8 मीटर स्क्वायर। हमारा स्किन जो है, हमारी स्किन जो है वो क्या करती है, अब हम वो पढ़ेंगे कौन किस तरह की प्रोटेक्शंस करती है। इट इज़ द मल्टीटास्किंग ऑर्गन प्लेइंग इट्स रोल नॉट ओनली इन प्रोटेक्शन बट ऑल्सो द रेगुलेशन एंड सेंसेशन।
सिर्फ और सिर्फ हमारा जो स्किन है वो सिर्फ हमें प्रोटेक्ट नहीं करती, वो हमारी बॉडी के अंदर भाई इंपॉर्टेंट कुछ मल्टीटास्किंग फंक्शंस करती है। मल्टीटास्किंग का मतलब यानी कि एक से ज़्यादा करती है, जैसे कि रेगुलेशन एंड सेंसेशंस, रेगुलेशंस और सेंसेशंस। इट इज़ ऑलवेज एक्सपोज टू इन्वायरमेंटल हैज़र्ड्स एंड स्ट्रेस। हमारी बॉडी जो है, हमारी स्किन जो है, वो तरह तरह के इन्वायरमेंट हैज़र्ड्स यानी कि बैक्टीरिया, माइक्रोब, इन सबको झेल रही है, ठीक है। और स्ट्रेस, ठीक है, स्ट्रेसेस। द प्राइमरी फंक्शंस ऑफ द स्किन इज एक्ट एज अ बैरियर। हमारी तो देखो स्किन का जो पहला फंक्शन है, जो अल्लाह ताला ने इसको जिस काम के लिए बनाया हुआ है, वो ये है कि ये एक बैरियर की तरह एक एक्ट करेगी, ठीक है। इट प्रोवाइड्स प्रोटेक्शन, ये प्रोवाइड करती है प्रोटेक्शन फॉर मैकेनिकल इम्पैक्ट एंड प्रेशर वेरिएशन। ये हमें क्या प्रोवाइड करती है? मैकेनिकल इम्पैक्ट या प्रेशर। ये मैकेनिकल इम्पैक्ट और प्रेशर से प्रोटेक्शन देती है, जैसे कि बोन्स यानी कि हड्डियां जो हैं वो बॉडी को गिरने या प्रेशर लगाने से बचाती हैं, ठीक है। Variations in temperature, microorganism, radiation and chemicals. It also regulates hair, chemical change in peripheral circulation and fluid balance fluids, ठीक है। The hair change, peripheral circulation and fluid, जो हेयर पेरिफेरल सर्कुलेशन होती है और फ्लूइड बैलेंस में चेंज आता है। एग्जाम्पल, जैसे कि जब गर्मी होती है तो जो आपके हेयर स्वेट्स होते हैं, हेयर आपके स्वेट्स हो जाते हैं, स्वेट्स को आपके जो हेयर होते हैं वो एवापोरेट करते हैं। जैसे कि ये आपका हेयर है, ये आपकी स्किन के ऊपर है, यानी कि आपके यहाँ पे जो है ना पसीना वगैरह आ गया तो हेयर्स क्या है वो एवापोरेट करने में हेल्प करते हैं, जिसकी वजह से आपकी बॉडी का फ्लूइड बैलेंस रखता है और केमिकल सर्कुलेशन जो है आपकी मेंटेन रखती है, ठीक है। इट ऑल्सो रेगुलेट्स टेम्परेचर, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, रेडिएशन एंड ठीक है, यहाँ तक होगी बात। इट डज नॉट एक्ट एज अ रिजर्वायर फॉर द सिंथेसिस ऑफ विटामिन डी। ये हमारी बॉडी के अंदर विटामिन डी के सिंथेसिस के लिए एक रिजर्वायर का काम करता है। रिजर्वायर का मतलब है कि स्टोर करने में, जब स्किन सनलाइट से यानी कि धूप लेते हो, अर्ली मॉर्निंग की धूप कहते हैं ना डॉक्टर्स के लिया करो, क्यों कहते हैं? क्योंकि वो कहते हैं कि भाई इसमें विटामिन डी है, जब आप लेते हो तो उसमें विटामिन डी होता है, तो विटामिन डी बनाना स्टार्ट हो जाता है जो आपकी बॉडी के लिए ज़रूरी है, ठीक है, समझ में आ रही है। एज अ सेंसरी ऑर्गन इट कंटेन एक्सटेंसिव नेटवर्क, क्योंकि देखो आपकी बॉडी के अंदर एक अलग अलग तरह की सेंसिटिवनेस है, ठीक है, सेंसेशंस हैं, जैसे कि आपको पता है ना, टच, फील, ठीक है। क्यों होती हैं? क्योंकि वो स्किन क्यों होती है सेंसिटिव वगैरह, सेंसिटिव, क्योंकि इसके रीज़न ये है क्योंकि इट कंटेन्स द एक्सटेंसिव नेटवर्क ऑफ द नर्व सेल। देखो नर्व सेल जो होते हैं वो एक ब्रांच सेल होते हैं, ठीक है ना, वो पढ़ा है ना डेंड्राइट्स, ठीक है, और वो ऑर्गन वगैरह वो जो होता है, ठीक है, क्योंकि बहुत एक्सटेंसिव नेटवर्क ऑफ नर्वस सेल्स, तो ये एक्सटेंसिव नर्वस सेल्स को कंटेन करते हैं, जो क्या करते हैं, विच डिटेक्ट, जो डिटेक्ट करेंगे और रिले द चेंज इन द एनवायरनमेंट। देयर इज़ अ सेपरेट रिसेप्टर फॉर हीट, एक गर्म का एक अलग रिसेप्टर है, ठंडे का कोल्ड का एक अलग है, टच का एक अलग रिसेप्टर है, एंड पेन का भी एक अलग रिसेप्टर है, जो आपको बताएगा कि भाई अब आपको चीखना है, अब आपको ठंडा लगना है, अब आपको गर्म लगना है। द स्किन इज कम्पोज ऑफ 3 मेन लेयर्स, क्लोजली पैक्ड सेल्स अमंग इट्स लेयर आर एपिडर्मिस, डर्मिस एंड हाइपोडर्मिस। हमारी जो स्किन है वो 3 लेयर से मिलके बनी है। 3 लेयर अगर बोलें तो 1 2 3 लेयर, जैसे कि पहली जो है वो आपकी डर्मिस है, एपिडर्मिस है, फिर सेकंड है डर्मिस है और थर्ड है हाइपोडर्मिस।
हाइपोडर्मिस जो है ना वो ज़्यादा फैट वगैरह होती हैं और डर्मिस के अंदर तो वो कैरेटिन वगैरह होते हैं। और आइए बताते हैं क्या क्या चीज़ होती है। इट इज़ द जो आपके जो आउटर लेयर है ना, सबसे पहली जो लेयर है वो है एपिडर्मिस। इट इज़ द आउटर लेयर ऑफ द स्किन सिंस इट लैक्स ब्लड। ये ब्लड्स को लैक करती है एंड सप्लाई इट इंटायरली डिपेंडेंट अपॉन द डर्मिस फॉर द सप्लाई ऑफ न्यूट्रिशन सप्लाई करती है एंड डिस्पोजल्स ऑफ द वेस्ट। और जो गंदगी होती है वो भी चीज़ें उसको डिस्पोजल वेस्ट होता है वो भी कैरी करती है। इट इज़ मेड अप ऑफ क्लोजली पैक्ड डेड सेल। क्लोजली पैक्ड डेड सेल से ये मिलके बनती है विथ कैरेटिन। कैरेटिन जो है वो हमारी बॉडी के अंदर नाखूनों में पाया जाता है। जो हमारे नाखून को बनाता है वो कैरेटिन है। कैरेटिनॉइड्स नाम सुना है? तो कैरेटिन होता है जो हमारी नाखून वगैरह को बनाता है, विच मेक द स्किन सरफेस मैकेनिकली टफ एंड रेजिस्टेंस। जो आपकी बॉडी की स्किन को टफ यानी कि सख्त और रेजिस्टेंस यानी कि एंड रेजिस्टेंस टू डिग्रेडेशन यानी कि टूटने से बचाती है। बाय किसकी वजह से? डेड सेल और कैरेटिन की वजह से। ठीक है। बाय द डिग्रेडेशन बैक्टीरिया एंजाइम फैटी एसिड ऑन द स्किन सरफेस क्रिएट अ ड्राई साल्टी एंड एसिडिक इन्वायरमेंट। जो फैटी एसिड होते हैं, देखो फैटी एसिड भी एपिडर्मिस में ही हिस्सा होते हैं। फैटी एसिड क्या करते हैं? आपकी स्किन को ड्राई, सॉल्टी और एसिडिक रखते हैं। इससे क्या होता है? इससे जो है ना इनहेबिट होती है यानी कि रुक जाती है ग्रोथ किसकी? माइक्रोब्स यानी कि पैथोजेंस की ग्रोथ को ये रोक देता है। एंड इस हाईली रेजिस्टेंस और बहुत अच्छी रुकावट को प्रोड्यूस करता है ताकि वो ब्रेक कर ले, यानी कि जितनी देर में वो आपके नुकसान करने के लिए पैथोजन आप तक पहुँचे उससे पहले ही उसका खात्मा हो जाए, इतनी रेजिस्टेंस हो जाए, ब्रेकअप हो जाए। ठीक है। बाय बैक्टीरियल एंजाइम से। इन द एडिशन ऑफ द डेड सेल ऑफ द एपिडर्मिस आर फ्रीक्वेंटली शेड ऑफ। देखो डेड सेल का मतलब है मरे हुए सेल। तो वो कहते हैं सुना है कि आप भाई जब आप अच्छा जी, तो वो कभी सुना है कि जो है डॉक्टर कहते हैं कि भाई आप जब सोकर उठा करो ना तो आप अपना बेड बिस्तर वगैरह झाड़ा करो। वो क्यों कहते हैं? क्या डॉक्टर पागल है? नहीं भाई, वो इसलिए कहता है ताकि देखो जब आप सो रहे होते हो ना, जब आप सो रहे होते हो तो आपकी बॉडी के अंदर काफ़ी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ होती हैं जिसकी वजह से आपके जो सेल्स होते हैं कैरेटिन्स वगैरह, जो आपके डेड सेल्स वगैरह होते हैं वो शेड ऑफ होते हैं, उतरते रहते हैं, बॉडी से गिर रहे होते हैं। तो डॉक्टर इसलिए कहते हैं कि भाई आप जब सोकर उठा करो ना तो इतनी हिम्मत रखा करो कि अपना बिस्तर झाड़ के ना उठा करो। वो इसी वजह से कहते हैं। डेड सेल का देखो मरे हुए सेल है, लेकिन कुछ पता नहीं होता कि भाई पैथोजन कब आपकी बॉडी के अंदर किस तरह घुस जाए। तो साफ़ सफाई और सफाई ने उसे मान है। ठीक है। अलॉन्ग विद एनी माइक्रोब्स दैट मे बी क्लीनिंग टू दैम शेड स्किन सेल्स शेडेड द स्किन सेल्स आर कंटिन्यूसली replaced with a new cell from below and provide a new barrier that will soon be shedded in the some way। ठीक है। क्या कह रहा है? जब यानी कि माइक्रोब्स के साथ जो आपकी बॉडी के अंदर चेंजेस आ रहे होते हैं वो स्किन के, जैसे कि देखो शेड भी जब सेल होगा, जब उसकी डेथ लाइफ होगी या जब वो इन्फेक्टेड होगा, तो वो यही कहते हैं। देखो यही बात कह रहा है, अलॉन्ग एनी माइक्रोब्स दैट मे बी चेंजिंग ऑफ देम, जिसके अंदर चेंजेस आई हैं वो क्या होगा? शेडेड द स्किन सेल आर कंटिन्यूसली रिप्लेस। जो शेडेड स्किन है वो कंटिन्यूसली रिप्लेस होते रहते हैं किससे? बाय द न्यू वन विद द न्यू सेल्स फ्रॉम बिलो। ठीक है। यानी कि ऐसा सीन होता है, देखो ये जो आपका होता है ना इसके अंदर ये लिम्फ्स वेसल, इधर ही जो है ना एक यानी कि समझो मशीन होती है जो आपके जो सेल्स को ना वो बनाते यानी कि ये एक मशीन का एक वो होता है कि इधर से सेल आपके कैरेटिन वगैरह जो ऊपर ऐसे ना, देखो जो सेल्स होने चेंज करने बने हुए पूरे, क्या होता है वो ऐसे टूटते हैं ऊपर से गिर के, फिर इसी तरह उसने मशीन ने ये एक और सेल डाल दिया, ये सीन होता है। ठीक है। अच्छा जी, बैक टू पेज। ठीक है। एंड शेडेड द स्किन कंटिन्यूसली रिप्लेस विद द न्यू सेल। नए नए सेल से आपकी बॉडी जो है वो शेड ऑफ यानी कि नए नए सेल आते रहते हैं और पुराने सेल गिरते रहते हैं। ब्लो प्रोवाइडिंग अ न्यू बैरियर, जिससे आपकी बॉडी के जो स्किन है वो एक नया बैरियर बना लेती है। डैट विल सून बी शेडेड, वो भी कुछ टाइम के बाद गिरेंगे इन सम वेज, या वो इन्फेक्टेड होंगे या वो किसी भी तरीके से वो होंगे। वॉन्डरिंग among the three layers of skin there is a variety of immune cells such as Langerhans cells। Langerhans cells का पता है क्या है? बहुत इंपॉर्टेंट है ये Langerhans cells। Langerhans हमारी स्किन के अंदर रेजिस्टेंस प्रोवाइड करता है।
किसको, माइक्रोफेजेस को रेजिस्टेंस प्रोवाइड करता है। और टी सेल्स फॉर द एलिमिनेशन ऑफ इंट्रोडक्टिंग माइक्रो, टी सेल आपकी बॉडी से बाहर निकाल देगा और लैंगरहैंस सेल जो है वो क्या करेगा, रेजिस्टेंस प्रोवाइड करेगा। अब आ जाते हैं हम डर्मिस के ऊपर। देखो जी, डर्मिस हमारी बॉडी की अब सेकंड लेयर है स्किन की। अंडरनीथ द एपिडर्मिस द लेयर ऑफ द स्किन इज कॉल्ड डर्मिस। एपिडर्मिस के ठीक नीचे जो लेयर होती है उसको हम कहते हैं डर्मिस। इट कंसिस्ट ऑफ लिविंग सेल, ये एक लिविंग सेल से मिलकर बनती है। ब्लड वेसल्स होते हैं और नर्वस होती हैं। अच्छा, एपिडर्मिस के अंदर पॉइंट लिखा था लैक ब्लड वेसल्स, ठीक है, लैक द ब्लड सप्लाई, ठीक है। अच्छा जी, अब देखो डर्मिस के अंदर जो है वो ब्लड वेसल्स भी हैं और नर्व सेल्स भी हैं। अब क्या होता है, इट हैज़, देखो एपिडर्मिस, डर्मिस को जो है ना आसान लफ्ज़ों में याद रखो कि भाई ये एक ग्लैंड सेल है, ठीक है, ये एक ग्लैंड्स का पोर्शन है, ठीक है। क्यों कह रहा हूँ अब इसकी वजह बताता हूँ। इट हैज़ स्वीट्स ग्लैंड, यानी कि जिससे आपका पसीना एक्सक्रीट होता है स्वेट से, वो है स्वेट ग्लैंड से। एंड सीबम, सीबम एक ऑयली मॉइस्चर होता है, ठीक है, जो यानी कि सीबम सेक्रेशन, जो सेबेशियस ग्लैंड आपकी सीबम को सेक्रेट करता है। द लेटर ओपन्स इनटू हेयर फॉलिकल्स टू लुब्रिकेट्स द हेयर, ठीक है। यही बात हो गई ताकि आपके बाल वगैरह जो है वो उनको लुब्रिकेंट वगैरह मिल जाते हैं। द सीबम कंटेन्स द वॉल्यूम सम एसिड विच मेक अ टाइनी फ्लेम। देखो एक एसिड, देखो ये तुम्हारे चेहरे की जो है ना एक ये जैसे चेहरा है, ठीक है, ये नाक मुंह और ये चेहरा बातें वगैरह, ठीक है, मुंह। देखो इसके ऊपर जो है ना, यानी कि कभी कभी ऐसा देखा कि तुम 2-3 दिन ना हो तो तुम्हारा चेहरा एक ऑयली होता है। वो क्या होता है, वो सेबेशियस ग्लैंड जो है वो सीबम को एक्सक्रीट कर देता है। क्यों करता है भाई, तुम्हारी बॉडी के लिए हेल्पफुल है, वरना फालतू में नहीं करता, ठीक है। क्यों, तुम्हारे चेहरे पे एक थिन फिल्म ऑफ ऑयली जो है वो लग जाती है। अब क्या होता है, इट एक्ट एज अ केमिकल बैरियर, ये एक केमिकल बैरियर है किसके लिए, फॉर द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के लिए एक केमिकल बैरियर है जो टू पेनिट्रेट थ्रू इट, जिसके थ्रू वो बाहर की तरफ निकलेंगे लेकिन अंदर की तरफ नहीं आएंगे, ठीक है। बात समझ में आ रही है। देखो वो कहते हैं सीबम जो है ना, सीधी सी बात है, जब 2-3 दिन बाद नया नहाओगे ना तो खुद देखोगे तुम्हारा चेहरा एक ऑयली हो रहा है। वो होता यही है, तुम्हारे चेहरे के अंदर जितनी भी गन गिलाजत जो भी होती है ना वो इसके थ्रू जो है ना निकल रही होती है, ठीक है। On the other hand, the sweating glands do contribute to this chemical barrier, thereby the secretion the variety of polypeptides। देखो भाई, अब दूसरी तरफ क्या होता है, जो स्वेटिंग ग्लैंड्स होते हैं वो भी कंट्रीब्यूट करते हैं केमिकल बैरियर के अंदर। किस तरह करते हैं, यानी कि वो भी एक बैरियर है जिससे सेक्रेशन होगी द वैरायटी ऑफ पॉलीपेप्टाइड। पॉलीपेप्टाइड की क्या मतलब, वो देखो पॉलीपेप्टाइड की सेक्रेशन कर रहा है आपका स्वेटिंग ग्लैंड्स, ठीक है। लेकिन देखो इससे फ़ायदा क्या हो रहा है, उससे फ़ायदा ये हो रहा है, इनहिबिशन हो रही है किसकी भाई, आपके माइक्रो ऑर्गेनिज्म की, आपके पैथोजन की, ठीक है। हमने अभी 2 चीज़ें पढ़ ली जो इनहिबिशन का प्रोसेस कर रही है। एक हमने पढ़ा है कि पॉलीपेप्टाइड जो स्वेटिंग ग्लैंड से निकलता है, ठीक है, और हमने एक और पढ़ा था फैटी एसिड जो भी आपकी करते हैं। अच्छा, हाइपोडर्मिस क्या होता है, देखो हाइपोडर्मिस अब थर्ड लेयर है आपके स्किन की। फर्स्ट डर्मिस, एपिडर्मिस, डर्मिस और हाइपोडर्मिस। बिलो द डर्मिस इट लाइज द हाइपोडर्मिस, इट कंटेन मेनली फैट। मैंने क्या बताया, ये सिर्फ फैट स्टोरिंग समझो, ये एक फैट को जमा करने का एक हिस्सा बनाया हुआ है कुदरत ने। एडिपोज टिश्यू, ठीक है ना, कौन से टिश्यूज़ होते हैं इस रीजन में आपको कौन से, इसके अंदर से आपको टिश्यूज़ मिलेंगे, ठीक है, क्योंकि फैटी है ना, फैट से। तो एडिपोज टिश्यू और कनेक्टिव टिश्यू आपको मिलेंगे। क्या करते हैं वो लोग, वो स्किन को कनेक्ट्स द स्किन विद द अंडरलाइंग मसल्स, जो आपके जो हाथ के नीचे जो मसल्स और बोन्स वगैरह होते हैं ना, तो जब सेकेंड ईयर में जाओगे तो पढ़ोगे लिगामेंट और टेंडन, तो उसके अंदर जो है ना ये चीज़ समझ में आएगी कि मसल्स और बोन्स को जो है ना, देखो भाई ये आपकी एक बोन है, ठीक है, ये देखो। अब तुम्हें तो पता है कि तुम्हारी बोन के ऊपर, यानी कि ये तुम्हारी एक हाथ है, ठीक है। अब देखो ये मोटा आदमी का हाथ है, ठीक है। होता ये है कि इधर तो तुम्हारे आ गए सारे एपिडर्मिस ही आ गई, फिर इस रीजन के अंदर मतलब ये हुआ इसका कि यहाँ पे अब तुम्हारा डर्मिस आ गया रीजन, और नीचे तुम्हारा क्या आ गया, फैट्स आ गए, ठीक है। अब जो ये फैट्स है ना, इनका काम है कनेक्टिव टिश्यू प्रोवाइड करना। कनेक्टिव टिश्यूज़ के अंदर क्या सीन होता है कि ये जो तुम्हारा गोश्त होता है ना, जो नीचे लटका होता है, वो इसको टाइट यानी कि अटैचमेंट प्रोवाइड करता है हड्डी के साथ, ठीक है, ठीक हो गया। अब हम पढ़ेंगे डाइजेस्टिव ट्रैक रोल इन इम्यून सिस्टम। अब तुम्हारे देखो डाइजेस्टिव का मतलब यानी कि तुम्हारे मादे का निज़ाम, यानी कि तुम्हारे डाइजेशन का मतलब ये होता है कि तुम्हारा हाजमा, ठीक है, तुम्हारा, हाँ बिल्कुल सही, तुम्हारा हाजमा। डाइजेस्टिव ट्रैक रोल इन द इम्यून सिस्टम। इम्यून सिस्टम के अंदर तुम्हारा डाइजेस्टिव रोल का क्या काम है। अच्छा जी, अब ज़रा देखते हैं क्या क्या होता है। आवर गट इज लाइन इंटरनली विद द म्यूकस। अच्छा भाई देखो, गट का मतलब है आंत, जो तुम्हारी लार्ज इंटेस्टाइन है, स्मॉल इंटेस्टाइन है, ये जो है इसके अंदर की तरफ म्यूकस होती है। देखो म्यूकस क्या करती है, तुम्हारे म्यूकस का काम ये होता है कि तुम्हारे जो माइक्रोब्स हैं उनको पकड़ लेती है और उनको पुश करती है बाहर की तरफ, आउटवर्ड की तरफ। अच्छा ठीक है,
इन द एडिशन इन अवर स्टमक इट हैज़ अ गैस्ट्रिक जूस. गैस्ट्रिक जूस किससे सेक्रेट होता है? HCl से. एंड द वैरायटी ऑफ एंजाइम्स TQ यानी कि डिस्ट्रॉय द इंस्प्यूटिंग नोक्सियस माइक्रो ऑर्गेनिजम्स. ठीक है, HCl क्या है? एक वैरायटी ऑफ ऑर्गेनिजम्स एंजाइम्स है जो क्या करता है? डिस्ट्रॉय हेल्प करता है डिस्ट्रॉइंग के अंदर जो नुकसान नोक्सियस माइक्रो ऑर्गेनिज्म का मतलब जो नुकसान वाले माइक्रो ऑर्गेनिज्म है ना, उनको डिस्ट्रॉय करने में हेल्प करते हैं. इंटरनली द लाइनिंग ऑफ द माउथ. अच्छा देखो, आप देखो आपकी बॉडी के अंदर म्यूकस मेम्ब्रेन कहाँ कहाँ होती है? ठीक है, म्यूकस मेम्ब्रेन आपकी बॉडी के अंदर कहाँ कहाँ होती है? हाँ, ये आपकी इंटरनल लाइनिंग ऑफ द माउथ, माउथ के मुंह के अंदर होती है, नोज़ के अंदर होती है. अच्छा, नोज़ के अंदर देखो हेयर होते हैं ना, हेयर के ऊपर ही लाइक ये एक जो लाइनिंग वगैरह होती है वो. ठीक है, अच्छा ये नहीं कहना कि बाल, नाक का बाल, वो भाई सीलिया होता है. ठीक है ना. अच्छा जी. और नोज़ डाइजेस्टिव ट्रैक, आपके जो डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर उसके अंदर ये चीज़ें होती हैं. ठीक है, रेस्पिरेटरी पैसेज के अंदर और लंग्स के अंदर एंड यूरिनरी ट्रैक के अंदर. ठीक है, आपका जो लंग्स होगा, यूरिनरी कितने हिस्सों में होती है मुश्तमिल है? 6 हिस्सों में मुश्तमिल है. ठीक है, नोज, माउथ, डाइजेस्टिव ट्रैक, रेस्पिरेटरी सांस का जगह, और लंग्स. ठीक है, इन और यूरिनरी ट्रैक. ठीक है, कंटेन द म्यूकस सेक्रेटिंग सेल्स. अच्छा भाई, म्यूकस को कौन सेक्रेटिंग सेल्स होते हैं? हैंस इट इज़ नोन एज द म्यूकस मेम्ब्रेन. ठीक है, म्यूकस मेम्ब्रेन को जो सेक्रेट्स होते हैं वो होते हैं म्यूकस मेम्ब्रेन बनते हैं या म्यूकोसा. द इंटरनल लाइनिंग इज मेड अप ऑफ द एपिथेलियल सेल. देखो, यानी कि ये एक तुम्हारी डाइजेस्टिव सिस्टम है, किस तरह ये बना हुआ है. ठीक है, और इसकी एक आंख को मैंने पकड़ के अब जूम कर रहा हूँ, तो सबसे जो पहली लेयर होगी ना, वो होगी एपिथेलियल सेल्स की. द म्यूकोसा नॉट ओनली प्रोवाइड्स बायोकेमिकल बैरियर, सिर्फ अच्छा सॉरी जो द म्यूकोसा नॉट ओनली सर्व एज अ नॉन स्पेसिफिक फिजिकल बैरियर ड्यू टू इट्स कॉम्पैक्ट नेचर. अपनी कॉम्पैक्ट नेचर की वजह से वो एक नॉन स्पेसिफिक फिजिकल बैरियर, एक फिजिकल बैरियर की तरह. जनाब देखो, मैंने तुम्हें बताया था, देखो ये अभी तुम जितने ही पढ़ो, तुम पढ़ लो इन्नेट. ठीक है, इन्नेट का मतलब ये है कि वो अननोन है तुम्हारे लिए. तो क्या है? द नॉन स्पेसिफिक फिजिकल बैरियर है ड्यू टू दिस कॉम्पैक्ट नेचर, बट ऑल्सो प्रोवाइड्स द बायोकेमिकल बैरियर थ्रू द म्यूकस से एक बायोकेमिकल बैरियर भी है तुम्हारी. अब वही बताऊंगा क्यों. क्योंकि विच कंटेन मैनी एंटी माइक्रोबियल पेप्टाइड्स. क्योंकि बायोकेमिकल इसलिए हैं क्योंकि वो बहुत ज़्यादा एंटी माइक्रोबियल पेप्टाइड्स को कंटेन करता है. सर अच्छा, अगर तुम्हें याद हो, तुमने ऊपर पढ़ा पॉलीपेप्टाइड्स जो है वो इनहेबिट करता है ग्रोथ को. सर, तो ये एंटी माइक्रोबियल पेप्टाइड्स का काम क्या होता है? अच्छा, मोर ओवर द मैकेनिकल एक्शन ऑफ द पेरिस्टालाइसिस ऑफ द गट also moves out the slugged mucus along the undigested foods and feces. अच्छा जी, अब देखो, the cell of the mucosa offer another protection against the pathogens. म्यूकोसा सेल मैंने बताया था ना, ये भी आपके एक सेल डिफेंस सिस्टम है. अब आपने कितने डिफेंस सिस्टम अपने इस बुक के अंदर पढ़ लिए हैं अभी तक? आपने इधर से लेके आपने पढ़ा एक लिम्फोसाइट्स पहला, दूसरा म्यूकोसा, अभी तक आपने 2 पढ़ लिए हैं. ठीक है, अच्छा जी, अब बात आ गई एयर पैसेज वे एंड द रोल इन द फर्स्ट लाइन डिफेंस. देखो, आज ये फर्स्ट लाइन डिफेंस सिस्टम खत्म हो जाएगा. ठीक है, इन सम सिस्टम लाइक रेस्पिरेशन, जैसे आप सांस का अंदर बाहर आपका, देखो रेस्पिरेशन प्रोसेस का मतलब हमेशा याद रखना, द इनटेक ऑफ द ऑक्सीजन एंड द आउट ऑफ द ऑक्सीजन, यानी कि सांस का अंदर लेना और सांस का बाहर लेना, ऑक्सीजन नहीं, एयर. ठीक है, अच्छा जी, इन सम सिस्टम लाइक रेस्पिरेटरी एयर वेयर देयर इज़ अ ग्रेटर रिस्क ऑफ एंट्री ऑफ पैथोजेंस. आपको पता है भाई, सांस लेते हुए आप कभी भी, यानी कि सांस से आपका पैथोजन अंदर जा सकता है. लेकिन आपने अभी ऊपर एक बात पढ़ी है कि म्यूकोसा जो है वो आपके जो है आपको एक प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है. ठीक है, तो आपने पीछे ही एक बात पढ़ी थी, यहाँ पर आपने यहाँ पर 5 नाम पढ़े थे जहाँ पर आपका म्यूकस की लाइनिंग होती है. एक आपने पढ़ी इंटरनल माउथ, इंटरनल लाइनिंग ऑफ द माउथ, नोज, डाइजेस्टिव सिस्टम, रेस्पिरेटरी पैसेज, लंग्स एंड यूरिनरी ट्रैक्ट. ठीक है, अच्छा जी, तो यही बात यहाँ पर हो गई आपकी कि अब देखो भाई, यहाँ पर भी मतलब डिफेंस सिस्टम एक्ट करेगा. वेयर देयर इज़ अ ग्रेट रिस्क ऑफ एंट्री ऑफ पैथोजन. पैथोजन का मतलब क्या है? बैक्टीरिया और वायरस. यहाँ पे अब बहुत ज़्यादा बढ़ गए भाई चांसेस के, इसमें तो एंट्री हो ही जाएगी. अच्छा जी, अब माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो हैं वो थ्रू एयर द म्यूकोसा ट्रैप्स, म्यूकोसा के अंदर वो ट्रैप होगा, यानी कि आपकी जो यहाँ पर जो आपकी मैंने बताया ना, एक सीलिया होता है, यानी कि हेयर जो है, और एक ऊपर लाइनिंग होती है जेल लाइक सब्सटेंस, जो म्यूकोसा वो ट्रैप कर लेगा. द माइक्रो ऑर्गेनिज्म को वो ट्रैप कर लेगा एंड इट्स सेलिकेटेड सरफेस फ्लशेस ऑफ. और जो आपकी सेलिकेटेड यानी कि आपकी जो हेयर्स हैं, नोज हेयर्स हैं, वो क्या करेंगे? सरफेस को फ्लशेस ऑफ कर देंगे द कंटामिनेटेड
म्यूकोसा आउटसाइड, जो कंटेमिनेटेड म्यूकोसा है उसको बाहर की तरफ धकेल देंगे, सो एज टू अवॉइड द रिटेंशन, ताकि जो आपको जो रिटेंशन हो रही है ऑफ डस्ट की, यानी कि या रिटेंशन का मतलब भाई ये है कि यार कुछ भी नाक में चला जाएगा तो एक वो होती है ना कि एक अजीब सी फीलिंग्स होती हैं, एक डिस्ट्रैक्शंस वगैरह, तो वो डर्ट पैथोजेंस द माइक्रो ऑर्गेनिज्म इनसाइड देयर बाय प्लेइंग द इंपॉर्टेंट रोल इन द फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस सिस्टम। ठीक है, अच्छा आप इधर भी एक यानी कि आपका ये जो नोज़ वाला हिस्सा है ना, इसको एक जूम करके दिखाया गया है। देखो सीलिया तो आपका हेयर्स हैं, ठीक है, ये जितने भी हेयर्स हैं ये सीलिया हैं, ठीक है। अच्छा अब म्यूकस सेल्स जो होते हैं वो ये रहे, ठीक है, आपके नोज़ के ऊपर ही जो है सीलिया पर्टिकुलेटेड होते हैं, ठीक है। म्यूकस लेयर जो है वो थोड़े से यानी कि सेल्स जो होते हैं वो म्यूकस के लेयर के अंदर ही होते हैं, ठीक है। और अच्छा याद रखना पीछे भी एक बात पड़ी थी कि सबसे पहले जो है वो एपिथेलियल सेल होंगे, फिर म्यूकस होगा, ठीक है। बस मुझे इसके अंदर यही बताना था और अब आगे चलते हैं। द हेयर्स प्रेजेंट इन आवर नोज डू ट्रैप द डस्ट, आपके जो नोज़ के अंदर जितने भी हेयर्स वगैरह होते हैं वो आपके डस्ट को ट्रैप कर लेते हैं, यानी कि पैथोजन को आपको ट्रैक कर लेते हैं, एक्सेट्रा वगैरह जो भी है वो डर्ट की शेप में है या डस्ट की शेप में जो भी है। फॉर द इनहेल द एयर डस्ट मेक इट श्योर दैट द एयर पासिस इनटू द रेस्ट ऑफ द एयर पैसेज, वाई शुड बी अ फ्री ऑफ सच अ कंटामिनेशन, ताकि जो हमारी जो सांस है, जो हमारी एयर है वो एक फ्री ऑफ कंटामिनेशन, फ्री ऑफ, देखो कंटामिनेशन का मतलब ये होता है कि किसी भी चीज़ के अंदर एक फालतू चीज़ का ऐड होना, मतलब फालतू चीज़ का मतलब मैं ये कह रहा हूँ कि देखो भाई एक कंटामिनेटेड एयर का मतलब ये होगा कि भाई एक साफ़ एयर है और एक एयर के अंदर पॉल्यूशन डर्ट वगैरह, तो ये एयर क्या हो गई, कंटामिनेटेड हो गई, यानी कि एक अजीब से ही बन गया, ठीक है। अच्छा जी, द म्यूकस मेम्ब्रेन ऑफ, ठीक है, द म्यूकस मेम्ब्रेन ऑफ द रेस्पिरेटरी सिस्टम इज कंपोज ऑफ सेलिकेटेड कॉलमनर एपिथेलियल सेल। मैंने पहले ही हमने ये बात जो है वो हमने डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर पढ़ ली थी कि जो पहली लेयर होगी वो आपकी किसकी होगी, एपिथेलियल सेल्स की होगी। यहीं पे हमने ये बात पढ़ ली ही थी कि भाई देखो द इंटरनल लाइनिंग आर मेड अप ऑफ एपिथेलियल सेल। इंटरनल लाइनिंग किससे मिलके बनेगी, एपिथेलियल सेल। ठीक है, ये बात। द म्यूकस मेम्ब्रेन इज द रेस्पिरेटरी सिस्टम, इट इज कंपोज ऑफ सेलिकेटेड कॉलमनर एपिथेलियल सेल्स। ठीक है, एक कॉलम के अंदर एक एपिथेलियल सेल्स होंगे, क्योंकि देखो भाई ठीक है समझ जाओ यार, नाक का ये स्ट्रक्चर होता है हमेशा, एक कॉलम के अंदर होती है, कभी हॉरिजॉन्टल नहीं होती, इसने कॉलमनर भी बस सीधी होगी, ठीक है, एपिथेलियल। इट कंटेन्स द न्यूमेरियस म्यूकस, एक बहुत ज़्यादा, यानी कि ये फिर म्यूकस वगैरह कंटेन करेंगी और सेक्रेट करेगा म्यूकस ग्लैंड, जो म्यूकस ग्लैंड से सेपरेट होगा। ड्यू टू द म्यूकस की वजह से जो डस्ट और जो जर्म्स वगैरह जो स्टिक्स हो, जो आपकी नाक के अंदर जमा हुए हैं, वो ड्यू टू इट विच इज़ रिमूव बाय द सिंक्रोनाइज, वो रिमूव हो जाएंगे, किसके, सिंक्रोनाइज हो जाएंगे अपवर्ड द मूवमेंट ऑफ द सीलिया, जब आपके नोज़ की जो मूवमेंट वो अपवर्ड की, हेयर्स की जो अपवर्ड होगी टूवर्ड द फेरेंक्स, इट एदर पुश इट इनटू द ईसोफेगस और रिमूव थ्रू द माउथ। अच्छा देखो भाई होता ये, देखो इसके अंदर जो है ना ये वाली लाइन के अंदर, इसका मतलब ये, इसने पूरा प्रोसेस नहीं बताया। कभी कभी ऐसा होता है कि आपने इनहेल किया, अपने नोज़ के थ्रू आपने इनहेल किया और आपका कभी कभी कुछ ढीठ पैथोजेंस होते हैं, वो आपके नोज़ से भी बचा के आपकी बॉडी के अंदर आ गए, यानी वो इधर गए, फिर आपके ईसोफेगस वगैरह वो आके होगा। देखो वो एंड में पहुंचेगा किधर, जब खाना खाते हो तो वो भी किधर डाइजेस्ट होता है, आपके स्टमक में। स्टमक, व्हाट डज एन स्टमक प्रोड्यूस, स्टमक प्रोड्यूस एंड गैस्ट्रिक जूस, जो सेक्रेट करते हैं HCl को, तो पैथोजन की तो वहाँ पर भी मौत हो जाएगी। समझ में आ गई? तो ये हो गया आपका यहाँ पे फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस सिस्टम फिनिश। फर्स्ट लाइन डिफेंस सिस्टम के अंदर हमने 3 चीज़ें पढ़ी थी, स्किन, म्यूकस, एपिथेलियल, सलाइवा
HCl गैस्ट्रिक जूस, टेयर्स। अगर टेयर्स के अंदर देखो अगर पूछ लें तो वो देखो ये होता है कि कभी भी देखो ये तो जो होते हैं ये ज़्यादातर होते ही रहते हैं ये चीज़ें कि कभी भी आग के अंदर कोई एक डस्ट का पार्टिकल भी चले तो आग जो है के अंदर ना वाटर बढ़ते ही रहते हैं। वो होता क्या है, जैसे जैसे पानी बढ़ता रहता है तो जो पार्टिकल जो जर्म्स है जो भी है वो खुद ही फ्लोट करते करते आपकी आइज से बाहर निकल जाएगा। ठीक है, ये आपकी एक आइज है। ठीक है, ये आपकी देखो आपको तो पता है ना कि ये जो आपके आईब्रोज़ हैं यानी कि आपकी जो हेयर्स हैं ये भी आपको एक प्रोटेक्शन कर रहे हैं। ठीक है, होता यही है कि आपकी यहाँ पे चले गए। वैसे तो सबसे पहले ये जो आपकी हेयर्स वगैरह यही आपको प्रोटेक्ट करते हैं। ठीक है, और यही इनके काम होते हैं, फंक्शंस होते हैं। तो ये आपकी चले तो आपकी इसके अंदर जो है ना आपके आंसू टेयर्स वगैरह बनना शुरू होते हैं। ये जो टेयर्स जो बनते हैं ये क्या होता है, अगर आप सीधा लेट जाओ यानी कि आप बिल्कुल वो हो जाओ तो देखोगे आप कि आपके आंखों के अंदर ही टेयर्स जो है ना वो जमा हो रहे हैं और ये जो फ्लूइड जो डस्ट पार्टिकल है ये आपके खुद ही निकल जाएगा। ठीक है, आपने पढ़ लिया सिलिकेटेड एपिथेलियम, म्यूकस मेम्ब्रेन और इंटैक्ट स्किन, और आपने दो और भी पढ़े हैं, रेस्पिरेशन और डाइजेशन ट्रैक भी आपने पढ़े हैं। ठीक है।